नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो इस कदर सियासी भूचाल उसने मचा रखा है कि सारी विपक्षी पार्टियां इसी नारे का तोड़ ढूंढने में लगी हुई हैं। और इसी तोड़ को ढूंढते ढूंढते मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहते हैं योगी आदित्यनाथ को कि उनकी जबान ऐसी है जैसे एक टेररिस्ट की होती है। बटने कटने की बात ऐसे लोग करते हैं जो टेररिज्म की बात करते हैं। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। पूछ लेते हैं क्या अपनी राय रख रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, सियासी पारा इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक संत की जो ऐसी जबान है टेररिस्ट से मिलती है, आतंकवाद से तुलना कर दी है। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, खड़गे साहब को ठीक से हिंदी तो बोलनी आती नहीं, ठीक है। ऊल जलूल किसी ने कुछ लिख कर दे दिया और वो बोल दिया, इसके इधर कुछ नहीं है। आप खड़गे की बातों पे भरोसा करने की बजाय ना आज देश की जनता को देखो। बटोगे तो कटोगे जो नारा है ना, वो सिर्फ राष्ट्रीय नारा नहीं रह गया है या एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, वो अंतरराष्ट्रीय नारा बन चुका है, ठीक है। अब उसको खड़गे कैसे देख रहा है वो विशेष नहीं है, देश की जनता उस नारे को किस तरीके से देख रही है और उस नारे पे समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है, ये विशेष है। और जब हम देखते हैं कि देश की जनता कर रही है या नहीं कर रही है, तो उत्तर प्रदेश से चला हुआ नारा हरियाणा में हिट हो जाता है, हरियाणा से उठकर वो कनाडा तक में जाकर हिट हो जा रहा है, समझ गए। तो देश की जनता जिस नारे के साथ में है, इन लोगों को बोलने दीजिए। वही कांग्रेस है ना जिसने हिंदू आतंकवाद का भी नाम दिया था, भूल गए क्या आप लोग? भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंक, बकायदा हिंदू आतंकवाद बोला था किसने? कांग्रेस के समय में मौजूदा कानून मंत्री था कौन? गृह मंत्री था कौन? नहीं सर, सुशील कुमार शिंदे। उसने ये बयान दिया था भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का। लेकिन बाद में जब उससे अब पूछा जाता है तो एक पॉडकास्ट में क्या कहता है, वो कहता है वो मैं कांग्रेस की उसमें था और दबाव में मुझे बोलना पड़ा था। सुशील कुमार शिंदे का वक्तव्य है ये। आज 10-12 साल बाद वो ये बात बोलता है कि मैं प्रेशर में आकर, कांग्रेस के प्रेशर में मैंने ऐसा बोला था, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन लोगों ने शुरू से हिंदुओं को टारगेट में रखा। हिंदुओं से इनको पता नहीं कौन सी चिढ़ है, क्या है, कैसे है, मुझे समझ में नहीं आया। जबकि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम एक्चुअल शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमसे क्या इनको टेंशन है वो समझ में नहीं आती, कांग्रेस को खास करके। लेकिन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था मठाधीश माफिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मतलब उनकी भाषा ऐसी हो गई है कि वो टेररिस्ट से मिलती है। तो दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने में इस तरीके से लगी हुई है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। सर अखिलेश की इसमें गलती नहीं हो। मठाधीश को माफिया इसलिए कह सकते हैं ना क्योंकि अखिलेश ने बचपन से ही माफियाओं के साथ में तो जीवन बिताया। उनके पिताजी ने, उनके चाचा जी ने माफिया पाले, उन्होंने माफिया पाले, चाहे वो मुख्तार हो चाहे अतीक हो, इस टाइप के माफिया पालने वाले यही लोग थे। अतीक के कुत्ते से जाकर हाथ मिलाया करते थे मुलायम सिंह यादव। तो जिसने बचपन से माफियाओं का ही वो देखा है, उसको हर आदमी में माफिया नजर आएगा, इसके इतर और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आज शून्य हो चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको नकार चुकी है पूरी तरीके से। और आप देखिए 2027 के चुनाव में भी लात पड़ने वाली है अखिलेश पे। लेकिन महाराष्ट्र में आए दिन कोई ना कोई नया बयान निकल कर आता है। योगी जी के इस बयान का वो एक कटाक्ष ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि इस बयान को कैसे अपने फेवर में किया जाए। कहते हैं जीतोगे तो नहीं, साथ रहोगे तो जुड़ेंगे, 1200 का सिलेंडर, अगर बढ़ जाओगे तो 1200 का सिलेंडर, जुड़ जाओगे तो 400 का सिलेंडर। तो योगी जी का यह बयान इस कदर सियासी भूचाल मचाया हुआ है। हरियाणा में तो चुनावी परिणाम में बदलाव आया था, क्या महाराष्ट्र में भी ये होगा? कोई कांग्रेसी मुझे ये बता दे कि चलो 10 साल से मोदी सरकार है ना, उससे पहले के 5 साल यूपीए 2 में किस दिन 400 रुपए का सिलेंडर था, मुझे आकर अगर प्रूफ दे देगा तो मैं मान जाऊंगा। झूठ फैलाना, इसके इतर और कुछ भी नहीं। और जितने ये चुनावी वादे करते हैं इनके सारे फेल होते हैं। हिमाचल के अंदर में वादा करके आए थे ना, आज अपने सारे वादों को वापस ले चुके हैं। हर एक चीज को, इवन टॉयलेट के ऊपर पे टैक्स लगा चुके हैं हिमाचल के अंदर में। कर्नाटका में अपनी हर एक फ्री बीज की जो नीति दी थी इन्होंने, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली हो, 3000 रुपए हो महिलाओं को, या बस का किराया हो, सारी चीजों को वापस ले चुके हैं। अपने जिस भी राज्य में कांग्रेस की खुद की सरकार है, एक भी अपना वादा अगर वो पूरी तरीके से डिलीवर कर पा रहे हो तो कोई भी कांग्रेसी आकर मुझे साबित करके दिखा दे, मैं माफी मांग लूंगा। और नहीं तो कांग्रेसियों को बोलो कि मुंह पर टेप लगाएं और बोलना बंद करें, क्योंकि झूठ की दुकान चला रहे हैं, इसके इतर और कुछ भी नहीं चला रहे हैं। और महाराष्ट्र में सरकार महायुति की बनने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, झूठ की नहीं। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। चाहे उसे मोहब्बत कहो, इश्क कहो, प्यार कहो, प्रेम कहो, वो एहसास होता है, उसकी दुकान नहीं होती है।
समझ गए? प्यार दुकानों से नहीं खरीदा जाता। और अगर किसी को कुछ क्षण का प्यार खरीदना है ना, तो उसके लिए जीवी रोड जैसे रेड लाइट एरियाज बने हुए हैं, समझ गए? उसको मोहब्बत की दुकान कहते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्यार खरीदा नहीं जा सकता। चाहे प्रेम किसी के साथ हो, वो खरीदा नहीं जा सकता। और जो खरीदा जाता है उसे प्रेम नहीं कहते हैं, और वो बिकता है रेड लाइट एरियाओं में। सीधी सी बात। उन्होंने कहा हमने राजनीति में मोहब्बत की दुकान खोली है। जो नफरत बीजेपी ने फैलाई है पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में, वो अब नफरत को नकारेंगे और मोहब्बत की दुकान पर अब देश में राजनीति होगी और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। सर, किस मोहब्बत की दुकान के तहत कांग्रेस ने कश्मीरी भाइयों को कश्मीर से विदा कराया था? जहां से कश्मीरी पंडितों को निष्कासन किया गया, क्या वो मोहब्बत की दुकान थी क्या? जब इसी दिल्ली के अंदर में सड़कों पर मेरे सिख भाइयों का नरसंहार किया गया, क्या वो मोहब्बत की दुकान थी क्या? या आजमगढ़ में दंगा हुआ, वो मोहब्बत की दुकान थी? या बरेली का दंगा या मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, वो मोहब्बत की दुकान थी? कौन से मोहब्बत की दुकान की ये लोग बातें करते हैं? ये दोगले लोग हैं। इन्होंने हमेशा हमारी लाशों पर रोटियां सेकी हैं और अपनी राजनीति चमकाई है। इसके इतर और कुछ भी नहीं किया है। इस बात को आज जनता समझ चुकी है, इसीलिए ये सत्ता से बाहर है। इसीलिए ये सत्ता से बाहर है। ये किस मोहब्बत की? तो हाँ, मैंने एक मोहब्बत की दुकान देखी थी इनकी। यासीन मलिक को कश्मीर से बुलाकर मौजूदा मुख्य प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में दावत दे रहे थे, वो देखा था मैंने। अगर ये उसको मोहब्बत की दुकान बोलते तो अलग बात है। हमारी नजर में वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो आतंक की दुकान है। सीधी सी बात है। अच्छा, देख रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा, झारखंड, दिल्ली में भी अब तो पदयात्रा चालू कर दी है राहुल गांधी ने। तो टारगेट तो अब दिल्ली भी है कि दिल्ली में भी इस बार सरकार बनानी है। महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं। झारखंड में भी लगातार रैलियां चल रही हैं। दिल्ली में भी इस बार चुनावी बिगुल फूंका जाएगा और कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी वहां पर भी। सर, दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा में कोई जाए ना जाए, आज हम यहाँ पर 12 तारीख में खड़े हैं। आज से ठीक 4 दिन बाद 16 तारीख को दिल्ली के अंदर में धर्म संसद होने वाली है। देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, ठीक है। दिल्ली का हुजूम वहां पर होगा। आप देख लीजिएगा दिल्ली की जनता का मूड क्या है। कहां पर? यमुना खादर, खजूरी पुस्ता नंबर 4 यमुना खादर पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने धर्म संसद का आह्वान किया है। और वहां पर जाकर मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, जाकर देखिएगा, आपको दिल्ली की जनता का मूड समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी जितना मर्जी पैदल चल ले, जितना वो पैदल चल रहा है उतने राज्य गंवाता जा रहा है। जितना पैदल चल रहा है उतने राज्य गंवाता जा रहा है। हरियाणा में इन्होंने खूब किसानों का आडंबर रचा था, खूब बोला किसान नाराज है, ये है वो है, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। हरियाणा में किसान है, 80% हरियाणा किसान देता है। हरियाणा, इन्होंने कहा कि खिलाड़ी नाराज हो गए। देश के अंदर में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी हैं। देश को जवान देता है हरियाणा। उस हरियाणा में सरकार बनी या नहीं बनी? कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और ये केजरीवाल भी दोगला जो झूठ बोला करता था, 87 सीटों पर लड़ा, 83 सीटों पर जमानत जब्त करा के बैठ गया। तो देश की जनता के मूड को आप समझो, और देश की जनता जिसको समझ रही है उसको चुन रही है, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी चुन कर लाएगी। हरियाणा में तो कह रहे हैं ना कि हमें उम्मीद ही नहीं थी, वो भी ईवीएम का ठीकरा फोड़ दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। हाँ, जहाँ मोदी जी जीते वहाँ तो ईवीएम है क्या? अच्छा। और जहाँ मोदी जी हारे वहाँ बिल्कुल ठीक है, वहाँ सब कुछ ठीक है। जहाँ मोदी जी जीत जाए ना तो रोते ईवीएम है क्या, ईवीएम है क्या? अरे भैया, इतनी टेक्नोलॉजी है, इंसान को नहीं पता क्या सब कुछ? नहीं, इसका एक और भी जवाब है। हर इंसान ये कह रहा है कि जहाँ मोदी जी जीत जाए वहाँ ईवीएम हैक कर दो। राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ही तो कह रही है ना, जहाँ जीत जाए वहाँ खुश हैं वो, और जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम हैक कर दिया। अभी आपने अमेरिका का चुनाव देखा, वहां की भी एक मीडिया थी, वामपंथी मीडिया, और कमला हैरिस का भी आपको पता है, हिंदुस्तान के चुनाव में सोरोस ने पैसा लगाया था, ठीक है। और अमेरिका के चुनाव भी वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। वहां की जो वामपंथी मीडिया थी वो पूरा दिखा रही थी कि कमला हैरिस जीत रही है। वहां तो बैलेट पेपर से हुआ था ना, ट्रंप जीता ना, क्योंकि इनका अब जो एजेंडा है ना, ये डीप फेक का एजेंडा, वामपंथ का एजेंडा, एआई का एजेंडा, ये अब ध्वस्त हो चुका है। अब चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो, जनता जागरूक हो चुकी है और उसके तहत वो उसी को वोट दे रही है जो उसके राष्ट्र के हित में है। जनता जागरूक हुई तभी तो लोकसभा के जो नतीजे आए, 240 पर उनको रोक दिया गया। उपचुनाव भी है यूपी में, 9 सीटों पर, वहां भी कांग्रेस को सीट नहीं मिली है। तो कांग्रेस में जो एक दम भरा था
2024 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलती है, और जब वो एजेंडा चलाता है आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, तब तो बीजेपी ने ये कहा था कि चलिए इनका एक फेक नैरेटिव चल गया, हरियाणा भी जीत गए। अगर महाराष्ट्र और झारखंड हाथ से निकल गया और यूपी की 9 सीटें हाथ से निकल गई, तो क्या नहीं लग रहा सच में कि बीजेपी की राजनीति को जनता नकारती जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि मैं फिर बता दूं आपको, यूपीए फर्स्ट में इनकी सीटें 145 थी, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी यूपीए फर्स्ट में। यूपीए सेकंड में इनकी सीटें 142 ही रह गई थी, ठीक है, बाकी का पूरा गठबंधन था। तो वो एक गठबंधन की सरकार इनकी थी, तो क्या जनता ने इनको लताड़ रखा था? फिर भी ये बैठे हुए थे। यहाँ तो अकेले 240 पे है, अकेले अपने दम पर, और देश में 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, ठीक है, पहली चीज। अब आप अगर सिर्फ 9 सीटों से, उपचुनाव की 9 सीटों से ये जज कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये वही उत्तर प्रदेश की जनता जिसने अभी 2 साल पहले ही 2022 में ही फुल मैंडेट देकर, सारे मिथों को तोड़ते हुए, सारे भ्रामक मिथक को तोड़ते हुए योगी जी को दोबारा से लगातार मुख्यमंत्री बनाया। समझ गए? ये लोग तो ये भी कहते थे ना, जो मौजूदा मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री नोएडा आता है, वो कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, जीतता नहीं है। योगी जी आए और लगातार आए, फिर भी जीते ना, और पूर्ण बहुमत से जीते, बिना किसी के समर्थन के। इसी तरीके से आप अगर ये रिजल्ट देख रहे हैं, आज देख रहे हो, फिर 2027 की कल्पना कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ 2022 वाली भी तो देख लो ना, और उसके बाद में इन 9 सीटों पर मत जाओ। जब 2027 में चुनाव होगा, मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूँ, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे।